हेलो कैंडिडेट्स, माय नेम इज वली, एन इंग्लिश ट्रेनर। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इम्परेटिव है। इम्परेटिव को हिंदी में क्या बोला जाता है और इसका क्या मीनिंग निकलता है। इम्परेटिव का दो मीनिंग होता है। अगर इसको डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, डिक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिक्शनरी के नजरिए से, तो इम्परेटिव का मतलब होता है बहुत जरूरी। जैसे आपको बोलना है कभी भी कि बहुत जरूरी है, दिस इज इम्पेरेटिव। लेकिन हम लोग ग्रामर में अगर इम्पेरेटिव का इस्तेमाल देखें तो ग्रामर में इम्पेरेटिव एक तरह का सेंटेंस को कहा जाता है, एक तरह का सेंटेंस है। वो कैसा सेंटेंस होता है उसको देखा जाए ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पेरेटिव को हिंदी में जो बोला जाता है वो आज्ञा सूचक वाक्य या नहीं तो फिर आदेशात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। इसको बहुत ही अगर ज्यादा समझना है आसान तरीके से तो इम्पेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस जिसे आप किसी को कुछ बोलते हैं करने के लिए। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव का कहलाता है। किसी को भी आप कोई भी कार्य, कोई भी काम करने के लिए जब आप बोलते हैं तो वह वाक्य, वह सेंटेंस इम्पेरेटिव का ही होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं देखिए। आइए, अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन इंग्लिश में जाने तो टू से समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए बोलना, किसी को कुछ करने के लिए बोलना, वो इम्पेरेटिव का वाक्य और सेंटेंस कहलाता है। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है और स्पोकन में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसको हम नहीं जान करके डायरेक्ट टेंस में पहुंच जाते हैं, मोडाल वर्ब में पहुंच जाते हैं, सिंपल सेंटेंस में पहुंच जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने लगते हैं, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आखिरी में यही होता है कि कई बच्चे जो है उसे जब बोलने में दिक्कत होती है, हेजिटेंसी आती है, तो बोलना ही छोड़ देते हैं, इंग्लिश पर वर्क करना छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, किसी को कुछ बोलना करने के लिए हम लोगों ने आज तक जो सीखा है या बुक में सीखा या कहीं पर भी सीखा, क्या सीखा है? यही नहीं सीखा है। बुक में देखते हैं गो का मतलब हम लोग जानते हैं कि जाना होता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गो का मतलब जाना नहीं होता है। गो को हिंदी में जाना बोला जाता है, गो को हिंदी में जाना कहते हैं। अगर गो का मीनिंग जानना है आपको, गो का मतलब जानना चाहते हैं तो गो का मतलब होता है जाइए, या नहीं तो फिर जाओ, या नहीं तो फिर जा, या नहीं तो फिर जाना। किसी को भी आप बोलना चाहते हैं कि जाना तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो। किसी को भी आपको इंग्लिश में बोलना है कि जा तो क्या बोलेंगे? गो। किसी को भी आपको इंग्लिश में बोलना है जाओ तो क्या बोलेंगे? गो। किसी को भी इंग्लिश में बोलना है जाइए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसी को भी इंग्लिश में बोलना है जाइए तो कैसे बोलेंगे? गो। तो गो का मतलब ये सारा होता है। गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो को हिंदी में कहा जाता है जाना। ठीक है, उसी तरीके से ये दूसरा बेसिक वर्ड है कम। कम को हिंदी में कहा जाता है आना। कम का मतलब आना नहीं होता है। कम का मतलब क्या होता है, फिर मीनिंग क्या होता है? तो कम को हिंदी का जो मीनिंग होता है आइए। किसी को जब आप बोलते हैं आइए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम। तो ये कम का मीनिंग ये होता है, कम का मतलब ये होता है। कम को आपको बोलना है किसी को भी आ जाइए तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कम। किसी को भी आपको इंग्लिश में बोलना है आ तो बोलेंगे कम। किसी को भी आपको इंग्लिश में बोलना आना तो आप इंग्लिश में बोलिएगा कम। ठीक है, अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म का मतलब तरीका, कैसे यूज किया जाता है, क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब का पहला फॉर्म
हमेशा यूज किया जाता है। इंपेरेटिव में वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होता है। इंपेरेटिव में कोई भी दूसरा वर्ब का फॉर्म आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता है। क्यों नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा। इंपेरेटिव का मतलब होता है किसी को कुछ बोलना करने के लिए, ठीक है ना, किसी को कुछ बोलना करने के लिए। तो किसको बोलिएगा करने के लिए? जो आपके सामने है उसी को ना बोलिएगा करने के लिए। जब इंसान सामने में होता है और उस इंसान को आप बोलते हैं कोई कार्य करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई क्रिया करने के लिए, तो हम वर्ब का पहला इस्तेमाल करते हैं। क्यों? दूसरा फॉर्म क्यों नहीं, तीसरा फॉर्म क्यों नहीं, चौथा फॉर्म क्यों नहीं? और जिसमें एस, ईएस और आईईएस लग जाता है उसको पांचवा फॉर्म माना जाता है। इसका एक नाम है। कई लोग इसको जो है ना पहला ही फॉर्म में ला करके रखते हैं। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्म इंपेरेटिव सेंटेंस में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? मैं आपको थोड़ा चीज मैं बता देता हूं कि स्पीक का मैंने अभी बताया, ये मेन वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म। इंपेरेटिव में केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म। क्यों? क्योंकि किसी को जब कुछ बोलना है काम करने के लिए, ठीक है, तो वो इंसान सामने में होता है तो आप बोलते हैं काम करने के लिए, पहला फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है इंपेरेटिव में। और दूसरा का मतलब होता है स्पोक। स्पीक का दूसरा फॉर्म होता है स्पोक। स्पोक का मतलब बोला, जो पास्ट में यूज किया जाता है। और स्पीक का मतलब होता है बोलो। स्पीक का मतलब होता है बोलो, जैसे ये पहला फॉर्म है उसी तरीके से ये स्पीक भी जो है ये पहला फॉर्म है, ये मेन वर्ब है। वर्ब का पहला फॉर्म को मेन वर्ब बोला जाता है। तो स्पीक का मतलब बोलो, बोलिए, बोलना या बोलना बे या बोलना रे, ये सारा चीज होता है बोल। स्पीक का मतलब, स्पोक का मतलब क्या होता है? बोला, जो पास्ट में। स्पोकेन, जो पास्ट का पास्ट हो वहां पर यूज करते हैं इसको स्पोकेन। स्पीकिंग इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस में जब कोई काम हो रहा है तब, ठीक है। और एस, ईएस और आईईएस ये केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब। लेकिन इंपेरेटिव में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। क्योंकि आप किसी को कुछ बोलते हैं करने के लिए, और किसको बोलते हैं? जो आपके सामने में इंसान होता है। तो इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है आप, और आपको इंग्लिश में बोला जाता है यू को हिंदी में कहते हैं आप, और यू को हिंदी में आप लोग भी कहा जाता है। जब कोई सामने में हो तभी इंपेरेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंपेरेटिव में केवल अगर सब्जेक्ट होता है तो एक ही सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? यू क्या है? इसीलिए एक ही सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव में, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए, और वो हिडन होता है सब्जेक्ट, इसमें होता है लेकिन वो हिडन, छुपा हुआ रहता है, अंडरस्टूड है। एक ही सब्जेक्ट पाया जाता है इंपेरेटिव में, वो यू। और क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो सामने में होता है और एक ही सब्जेक्ट होने के कारण यहां पर इंपेरेटिव का जब हम वाक्य सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें यू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इंपेरेटिव का कैसे यूज करते हैं उसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं। इंपेरेटिव में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब का पहला फॉर्म। तो जितना भी कार्य क्रिया, जितना भी वर्ब है उसका पहला फॉर्म उठाइए और उसको आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, भूल जाइए, भूल जाइए या भुला दो या भूल जा या भूल जाना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाइए, या नहीं तो फिर भूल जा, या नहीं तो फिर भूल जाना। इस तरह की चीजें जब भी आपको बोलना है तो वर्ब का पहला फॉर्म फॉरगेट, ये वर्ब का एक
ये आपको एक वर्ब का पहला फॉर्म है, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंपरेटिव को उससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब का पहला फॉर्म और कुछ है तो उसको लास्ट में रखते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। फॉरगेट इट, आपको किसी को बोलना इसे भुला दो ना, या इसे भूल जा, या इसे भूल जाना बे, या इसे भूल जाना रे, या इसे भूल जाओ, या इसे भूल जाइए, तो आपको इंग्लिश में बोलना है फॉरगेट इट, इसे भुला जाइए, इसे भुला जाओ। मैकेनिज्म क्या बोलता है? फॉर्मूला, पहला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे फॉरगेट, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ऑब्जेक्ट में यहां पर क्या? इट। फॉरगेट इट, इसे भुला जाइए या इसे भुला जाओ, ठीक है। इसी चीज को निगेटिव में बोलना। हाँ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंपरेटिव में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपरेटिव का जो वाक्य होता है केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में पाया जाता है और निगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव और उसका निगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसका निगेटिव नहीं बोला जाता है, बोल ही नहीं सकते हैं, होता ही नहीं है। जाइए, मत जाइए, क्या जाइए, कोई वाक्य हुआ ही नहीं, क्या जाइए, कोई क्वेश्चन बन रहा नहीं बन रहा। तो इंपरेटिव का जो वाक्य होता है केवल पॉजिटिव और निगेटिव में ही, जैसे गो, जाइए, मत जाइए, डोंट गो। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है, आप इंपरेटिव का इस्तेमाल कभी भी पास्ट में नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, फ्यूचर में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फ्यूचर का एक टाइम लगा करके, जैसे कल आना, कम टुमारो, टुमारो क्या है? एक टाइम वर्ड है। तो फ्यूचर में अगर आपको इसको यूज करना है तो टाइम वर्ड, टाइम का जो वर्ड होता है उसको आप इस्तेमाल करके यहां पर ऑब्जेक्ट में रख करके इसको इंपेरेटिव का इस्तेमाल को आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपेरेटिव का इस्तेमाल पास्ट में कभी भी नहीं किया जाता है। इंपेरेटिव का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट में ही किया जा सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस है। ये निगेटिव सेंटेंस का मैकेनिज्म है, फॉर्मूला है या प्रोसेस, जो भी आपको बोलना है बोलिए। जैसे मैंने यहां पर उठाया फॉरगेट, उसका निगेटिव में बोल रहा हूं फॉरगेट, भूल जाइए, इसे भूल जाइए, मत भुलाइए, मत भुलाना, मत भूल जाना। तो कैसे बोलेंगे? डोंट। डोंट का मतलब होता है नहीं, डोंट का मतलब होता है मत, डोंट का मतलब होता है ना। तो डोंट फॉरगेट, मत भुलाइए, डोंट फॉरगेट, मत भूल जाना। या नहीं तो आप इसको भी बोल सकते हैं ना भुलाइए, नहीं भुलाना, न भुलाना। कोई जरूरी नहीं कि वहां पर मत ही होगा, अलग अलग तो लोग जो है अलग अलग तरीके से हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलिएगा तो यहां पर मत भुलाइए, ना भुलाना और नहीं भुलाना का अंग्रेजी केवल और केवल डोंट फॉरगेट ही होगा। एक और निगेटिव वर्ड है जिसको हम बोलते हैं नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। आपको बोलना है किसी को, इसे कभी भी मत भुलाना, कभी भी मत भुलाइएगा, कभी भी मत भुलाओ, तो उसमें कुछ नहीं करना है, निगेटिव वर्ड लाते हैं। और निगेटिव वर्ड याद रखिएगा, ये हमेशा जो है ना वर्ब के पहले ही यूज किया जाता है। निगेटिव वर्ड हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं, हमेशा जो है ये वर्ब के पहले इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल वर्ब के पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म वर्ब है, क्रिया है, कार्य है, इसीलिए इसके पहले हम नेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल वर्ब के पहले इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेवर फॉरगेट, कभी भी मत भुलाना, कभी मत भुलाइएगा, कभी भी मत भुलाओ, नेवर फॉरगेट। इंग्लिश बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। आगे चलते हैं और उसको इंपेरेटिव का जो सेंटेंसेस है और कितने तरीके से बोला जा सकता है। प्लीज, काइंडली प्लस वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट, और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, धीरे धीरे ये बड़ा होता जा रहा है। तो अगर आपको बोलना है कृपया, किसी को अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं
है ना, कि इसे मत भुलाना, कृपया इसे मत भुलाइए या कृपया इसे मत भुलाना। ठीक है, तो ये आपका यहां पर प्लीज और काइंडली का मतलब होता है कृपया या दया करके आप इसे मत भुलाइएगा या मत भुलाइएगा। प्लीज फॉरगेट इट, कृपया इसे भुला जाइए। कई बार कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कुछ ऐसी बात रहती है तो डॉक्टर अक्सर आपको बोलता है, कहीं पर आप अपनी परेशानी रखते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि इसको भुला जाओ यार प्लीज। कई लोग बोलते हैं कृपया इसे भुला जाओ, आपसे एडवाइस देते हैं आपको। एडवाइस का मतलब किसी दूसरे के लिए, है ना। आप रिक्वेस्ट जब करते हैं किसी और के लिए, जब आप मदद मांगते हैं तो वहां पर उस सेंटेंस को बोला जाता है एडवाइस। तो यहां पर एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज फॉरगेट इट। दूसरों के लिए जब आप हेल्प मांगते हैं, दूसरों की जब आप मदद करने के लिए कुछ बोलते हैं तो उसको बोला जाता है एडवाइस। तो ये एक एडवाइस वाला सेंटेंस है जो आपको इंपरेटिव में आता है। प्लीज फॉरगेट इट, कृपया इसे भुला जाइए। उसके और है प्लीज काइंडली, और इसी चीज का निगेटिव है ये प्लीज या काइंडली, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, इसी का निगेटिव है कृपया इसे मत भुलाना, कृपया इसे मत भुलाना। प्लीज डोंट फॉरगेट इट, कृपया इसे मत भुलाओ, कृपया इसे मत भुला जाना, कृपया इसे मत भुला जाना। प्लीज डोंट फॉरगेट इट। तो ये बहुत ही आसान है। हाँ, इंपरेटिव में किस तरह का वाक्य आता है, मैंने बहुत सारी चीजें मैंने बोला कि किसी को कुछ बोलना करने के लिए तो किस तरह का वाक्य आता है, किसी को कुछ बोलना करने के लिए। एक तो होता है आपका ऑर्डर, जो मेरे को शुरू में बताना चाहिए था लेकिन मेरा तरीका कुछ और है पढ़ाने का। ऑर्डर। एक होता है रिक्वेस्ट, तीसरा होता है एडवाइस। ऑर्डर, आप किसी को कुछ बोलते हैं करने के लिए तो ऑर्डर में जाएगा, एक गिलास पानी ला दीजिए, है ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ये क्या है? ऑर्डर है, बाहर जाइए, गो आउटसाइड, ये ऑर्डर है। जैसे यहां पर मैंने फॉरगेट, कई बार डॉक्टर फॉरगेट भुला जाइए, ये क्या होगा? ये एक ऑर्डर है, इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। ये आपको जो है ऑर्डर में नहीं जाएगा। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर का मतलब हुक्म देना, आज्ञा देना, आदेश देना, और इंस्ट्रक्शन, इस आपको इंपरेटिव के अंदर में आप ये भी ला सकते हैं इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फॉरगेट, डॉक्टर कहता है या कि भुला जाइए, इंस्ट्रक्शन है वो। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन में जाएगा। ऑर्डर, एक गिलास पानी ला दीजिए, ऑर्डर है। रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट, यहां पर प्लीज जब आप लगा देते हैं तो क्या होता है? रिक्वेस्ट। और किसी के लिए, आप दूसरों के लिए जब आप हेल्प मांगते हैं तो वो रिक्वेस्ट में जाता है। लेकिन जब खुद के लिए आप हेल्प मांगिएगा, जब आप अपने लिए हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं, तो रिक्वेस्ट में। जब किसी और के लिए आप हेल्प मांगते हैं तो वह एडवाइस में जाता है। और इंस्ट्रक्शन, किसी को निर्देश, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर में आता है। तो ये हुआ इंपरेटिव का आज पार्ट 1। इंपरेटिव का दूसरा वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आपके पास लाऊंगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। लेकिन हाँ, मेरे जाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, और इस रिक्वेस्ट को अगर आप करते हैं, बस मेरा आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है, अगर आप मेरे इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं, पूरा कर देते हैं, तो यकीन मानिए मैं इंग्लिश में ऑनलाइन क्रांति ला दूंगा और इतना आसान कर दूंगा इंग्लिश कि आप इसका इमेजिनेशन भी आपने नहीं किया होगा। बस आप इसको, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके जरूर शेयर करें, फॉरवर्ड कर दें लोगों तक, जिससे कि औरों को भी इसका फायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दे करके मेरा वीडियो देखा।